नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, नाम से पता चल रहा है आउटबाउंड जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक रिलेटेड टू द कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। बेसिकली इसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। प्रोडक्ट को कलेक्ट किया जाए, उसको स्टोर किया जाए और कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इट इंक्लूड द ऑल द एक्टिविटीज सच एज स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ द फिनिश गुड। बेसिकली सारी उन एक्टिविटीज़ का ख्याल रखा जाता है जो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के से रिलेटेड होती है एक गुड्स के बनने के बाद। ऑर्डर प्रोसेसिंग, शेड्यूल डिलीवरिंग, ऑपरेशन ऑफ द डिलीवरी व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों का। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक वही है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो डिलीवर करना है, तो उस चीज़ को हम देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों का हम ख्याल रख रहे हैं। नेक्स्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? सेपरेट एक्टिविटी विच आर नेसेसरी टू अंडरपिन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। कुछ अलग से एक्टिविटीज़ फॉलो की जाती हैं किस चीज़ को करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है उसको बेसिकली मेंटेन करने के लिए। एंड आर लिंक टुगेदर बोथ विद इन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिंक होती हैं और उससे बाहर के लिए काम करती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इससे भी काफ़ी बाहर है कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच मोर देन द रैंडम कलेक्शन ऑफ द मशीन्स। एक ऑर्गेनाइजेशन एक रैंडम कलेक्शन ऑफ द मशीन्स तक फिक्स नहीं है, मनी और पीपल तक फिक्स नहीं है। उसके अलावा भी उसकी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वैल्यू चेन में आती हैं। वैल्यू चेन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज ऑफ प्राइमरी एंड सिक्योरिटी सपोर्टिंग एक्टिविटी। जो वैल्यू चेन है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें प्राइमरी और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी तो बेसिकली आप ये मान सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग करना प्राइमरी है, लेकिन सपोर्टिंग ये है कि जो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं या जो लेबर आपके लिए काम कर रही है, तो वो चीज़ सारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होगी, उनको भी मैनेज करना पड़ता है हमें टाइम टू टाइम। स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, नाम से पता चल रहा है बिजनेस यूनिट की अलग स्ट्रेटजी। तो strategic business unit is a unit of company that has a separate mission and objective which can be planned independently from the other company business. Basically जो आपकी strategic business unit है उसका एक अलग से मिशन होता है और अलग से ऑब्जेक्टिव होता है जो प्लान किया जाता है इंडिपेंडेंटली किसी दूसरे बिजनेस के अलावा। और जो एस पी यू है वो कोई भी हो सकती है, एक कंपनी डिवीज़न हो सकती है, एक प्रोडक्ट लाइन हो सकती है, और या कोई भी एक डिवीज़न हो सकती है जो आपका सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल ब्रांड को बना रही है। द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स एंड द जियोग्राफिकल लोकेशंस, आपके ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स या जियोग्राफिक लोकेशंस उनको आप बोल सकते हो। एस बी यू इज़ गिवन द अथॉरिटी टू मेक इट्स स्ट्रेटजिक डिसीजंस। जो एस बी यू है आपको एक अथॉरिटी देती है अपने खुद के डिसीजंस बनाने के लिए विद द कॉर्पोरेट गाइडलाइंस के थ्रू, एज लॉन्ग एज द इट मीट्स द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, और जब तक वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को मैच करे। तो बेसिकली आप एस बी यू को यही बोल सकते हो जिनका एक सेपरेट मिशन होता है, सेपरेट ऑब्जेक्टिव होता है। एस बी यू आप ऐसे मान सकते हो कि लाइक जैसे एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी और सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन जो आईफोन उनका बनता है उसका एक सेपरेट मिशन है कि मतलब वो एक अलग से ऑपरेट करता है, उसका अलग से लॉन्चिंग इवेंट होते हैं, उसी के थ्रू बिकता है। तो इस चीज़ को आप बोल सकते हो कि एक उसका अलग से सेपरेट मिशन है और सेपरेट ऑब्जेक्टिव। प्रमाइस कंट्रोल बेसिकली आपकी में जो फैक्ट्री कंट्रोल होता है उसको प्रमाइसिस बोलते हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन assumptions एंड द प्रमाइस अबाउट द कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबुलेंट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। जो आपकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे बनाई जाती है, प्रीमिसेस के बेसिस पे बनाई जाती है, एक कॉम्प्लेक्स और ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को देखते हुए। जो प्रमाइस कंट्रोल है एक टूल है किसके लिए? सिस्टमेटिकली और कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए किसको? एनवायरनमेंट को। और वेरीफाई करने के लिए वैलिडिटी एंड द एक्यूरेसी ऑफ द प्रमाइस। और वेरीफाई करता है आपकी वैलिडिटी और एक्यूरेसी किसकी? प्रमाइसिस की। और ऑन विच द स्ट्रेटजी हैज़ बीन बिल्ट, जिसमें हमारी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इट प्राइमरी इन्वॉल्व द मॉनिटर द टू टाइप ऑफ फैक्टर्स। इसमें बेसिकली आपके दो टाइप के फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इन्वायरमेंट फैक्टर बेसिकली आपके इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं, या जो इंडस्ट्री फैक्टर आपके कॉम्पिटिटर हैं, सप्लायर हैं, सब्सटीट्यूट्स हैं, वो सब। इट नाइदर फिजिबल और नॉट डिजायबल टू कंट्रोल द ऑल टाइप ऑफ द प्रेमिसेस। बेसिकली ये फिजिबल भी नहीं है
और डिज़ायरेबल भी नहीं है सारे प्रेमिसेस को कंट्रोल करना एक सेम मैनर में। डिफरेंट प्रेमिसेस में रिक्वायर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ कंट्रोल। जो आपकी अलग अलग परमिसेस होते हैं उनमें कंट्रोल्स भी आपके अलग अलग होते हैं सारे। मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट दोज परमिसेस विच आर लाइकली टू चेंज एंड वुड सर्वली अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर है उन परमिसेस को सिलेक्ट करते हैं जो चेंज होना चाहते हैं और जिनका ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पर इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो उनको वो बेसिकली कंट्रोल करने के लिए देखते हैं। Short answer type questions. State with the reason which of the following statement is correct or incorrect. Efficiency and the effectiveness mean the same in strategic management. Efficiency और effectiveness strategic management में same होती है? Incorrect. नहीं, क्योंकि efficiency pertain to design and achieving. efficiency आपकी किससे relate करती है? Efficiency pertain to design and achieving the suitable input-output ratio of the funds, resources, facility and the efforts. जो efficiency है आपकी वो pertain करती है डिज़ाइन करने से और अचीव करने से स्टेबल आपके जो इनपुट और आउटपुट रेशियो है फंड से रिगार्डिंग, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग या एफर्ट्स के रिगार्डिंग। जो इफेक्टिवनेस है वो आपकी कंसर्न करते हो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के रिगार्डिंग कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हैं और वो डिज़ायर कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की उसके अंदर। वाइल द एफिशिएंसी इज़ एसेंशली इंट्रोस्पेक्टिव। जो आपकी एफिशिएंसी है वो बेसिकली एक इंट्रोस्पेक्टिव है। जो इफेक्टिवनेस है वो हाईलाइट करती है लिंक ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में। अगर जनरल टर्म में आप बोलो तो टू बी इफेक्टिव इज़ डू द राइट थिंग्स। बेसिकली आपको इफेक्टिव तब हैं जब आप सही चीज़ें कर रहे हैं और एफिशिएंट तब हैं जब आप उन चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हैं। तो बेसिकली इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऐसे अलग अलग होती है। इफेक्टिवनेस तो वही होती है कि आप जो राइट काम है राइट टाइम पे कर दो, और एफिशिएंसी वो होती है कि आपने राइट काम राइट टाइम पे भी किया प्लस एक मिनिमम कॉस्ट में भी किया, तो उसका आप एफिशिएंसी बोल सकते हो। Primarily, strategy formulation is an operational process and the strategic implementation is a intellectual process. Strategy formation मतलब strategies बनाना एक operational process है और strategies को implement करना एक intellectual process है। चलिए इसको देखते हैं। Incorrect. Strategy formulation is primarily an intellectual procedure. जो आपका strategy formation है एक intellectual प्रोसेस है और जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है वो एक ऑपरेशनल प्रोसेस है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। जो स्ट्रेटजी आपकी फॉर्मुलेट की जाती है वो स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे होती है जिसमें आपको एनालिसिस और थिंकिंग चाहिए होती है। वाइल द स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजिक। जो आपकी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो स्ट्रेटजी के बेसिस पे हैं और उसमें आपको ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है जिसमें आपको एक्शन करना पड़ता है प्लस उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हाँ, बेसिकली स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन आपका ऑपरेशनल ही है क्योंकि आपको वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करानी पड़ती हैं। स्ट्रेटजी फॉलो द स्ट्रक्चर। सी स्ट्रक्चर्स आर डिज़ाइन टू फैसिलिटेट द स्ट्रेटजी परस्पेट ऑफ द फर्म। जो स्ट्रक्चर्स बेसिकली डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं कि आपके स्ट्रेटजिक परस्पेट ऑफ द फर्म्स को देखने के लिए, और एंड देयरफॉर फॉलो द स्ट्रेटजी, इसलिए वो लोग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। विदाउट स्ट्रेटजी और द रीज़न फॉर बीइंग इट विल बी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर। स्ट्रेटजी के बिना आप एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर को डिज़ाइन नहीं कर सकते। जो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट है वो आपका बेसिकली उसमें क्या क्या रिक्वायर होते हैं। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में रिक्वायर द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड देयर में बी नियर द अडेप्ट इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में आपको रिसोर्सेज का एलोकेशन बेसिकली चाहिए होता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है और उनको अडेप्ट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से, और जो हैंडल कर सकें नई एक्टिविटीज़ को, ट्रेन कर सकें पर्सोनल्स को और डिवाइजिंग कर सकें अप्रोप्रिएट सिस्टम को। स्ट्रेटजी में रिक्वायर द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Strategy may require the change in the structure as the structure dictate how resources will be allocated। जो strategy है उसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि स्ट्रक्चर में चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि स्ट्रक्चर डिक्टेट करता है कि कैसे रिसोर्सेज हमारे एलोकेट हो रहे हैं। स्ट्रक्चर शुड बी डिज़ाइन टू फैसिलिटेट द स्ट्रेटजिक परस्पेट ऑफ द फर्म।
स्ट्रक्चर ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो फैसिलिटेट करे आपकी स्ट्रेटजी परसुएट को, कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है, और शुड फॉलो द स्ट्रेटजी, और उसी हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा सके। विदाउट स्ट्रेटजी और द रीज़न फॉर बीइंग, कंपनी फाइंड इट इंसाइटफुल टू डिज़ाइन एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर। स्ट्रेटजी के बिना इसलिए कंपनी, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कंपनी के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना। SBU concept facilitate the multi-business operations. Organizing the business along the SBU lines, creating the strategic business unit has become the common practice for the multi-product services. बेसिकली बिजनेस मल्टीपल SBU लाइंस को ऑर्गेनाइज करना और एक स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट को बनाना एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो मल्टी प्रोडक्ट और सर्विस इंडस्ट्रीज़ है या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है। इट इज़ अ कन्वीनियंट एंड द इंटेलिजेंट ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी अलोंग द डिस्टिंक्ट बिजनेस। ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है कि आप बेसिकली जो आपकी एक्टिविटीज़ है उनको आप ग्रुप कर दो किसी डिस्टिंक्ट बिजनेस में, एक जैसे दिखने वाले बिजनेस में, एंड हैज़ रिप्लेस बाय द कन्वेंशन ग्रुपिंग, और उसको आप रिप्लेस कर दो कन्वेंशन ग्रुपिंग से थ्रू, लाइक आपने उनको ग्रुप कर दिया और उन्हीं से वो फ़ायदा ले रहे हो। SBU फैसिलिटेट द स्ट्रेटजिक प्लानिंग, गेनिंग द प्रोडक्ट रिलेटेड मार्केटिंग रिलेटेड स्पेशलाइजेशन। जो SBU फैसिलिटेट करता है आपको स्ट्रेटजिक की प्लानिंग बनाने में, आपको गेनिंग द प्रोडक्ट रिलेटेड मार्केट रिलेटेड स्पेशलाइजेशन, और बेसिकली मार्केट रिलेटेड स्पेशलाइजेशन लेने में कितना स्पेशलाइजेशन है आपका मार्केट का, और कॉस्ट इकोनॉमी एंड रैशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेने में, इन सब में ये हेल्प करता है कि कैसे आप इसको गेन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द गुड स्ट्रेटजी। SBU concept facilitate the multi business operations. Correct. Organization the business along with the SBU line and creating the strategic business unit has become the common practice for the multi-product services. I think ये तो हो गया था, नीचे वाला करते हैं, सॉरी। Cultural promote the better strategy execution. Correct. स्ट्रॉन्ग कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का जो एक गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन को प्रमोट करता है। व्हेन देयर इज़ अ फिट और द हार्ट एग्जीक्यूशन देयर इज़ अ नेलिजिबल फिट। बेसिकली अगर आपका स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से गुड स्ट्रेटजी को प्रमोट करेगी, क्योंकि अगर आप एक गुड स्ट्रेटजी अडोप्ट करोगे तभी एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बन पाता है ऑर्गेनाइजेशन में। एक कल्चर ग्राउंडेड इन द वैल्यू प्रैक्टिस एंड द बिहेवियर नॉर्म्स नीडेड फॉर द गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। जो आपका कल्चर है, वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस और बिहेवियर नॉर्म्स में काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी एक गुड स्ट्रेटजी बन पाती है, और उसी गुड स्ट्रेटजी के लिए वो सारी चीज़ें चाहिए। ये हेल्प करता है पीपल्स को एनर्जाइज रखने में थ्रू आउट द कंपनी, और अपनी जॉब्स को करने में स्ट्रेटजी सपोर्टिव मैनर में, दो एडिंग द सिग्निफिकेंटली टू द पावर एंड इफेक्टिव ऑफ द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। जो हेल्प करते हैं आपको सिग्निफिकेंटली ऐड करने में पावर और इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन की। जी। A core competency is a unique strength of an organization which may not be shared by the other. A core competency is a unique strength of the organization. Core competency क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक स्ट्रेंथ है which may not be shared by the others, जो दूसरों के द्वारा शेयर नहीं की जा सकती। If business is organized on the basis of core competency, it is likely to generate the competitive advantage. बेसिकली अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी अच्छी है और आपका बिजनेस उसी बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो आपकी मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी। कोर कॉम्पिटेंसी वही मान सकते हो आप, जैसे एप्पल है, एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है कि वो जो प्रोडक्ट्स बनाता है ना वो बेसिकली लग्जरी होते हैं और वो बिक भी जाते हैं फटाफट। तो ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को किसी को डिस्कस नहीं करता। तो इसी चीज़ को आप देख सकते हो कि वो एक ब्रांड सिंबल बन गया है इस टाइम। तो इसी तरह उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है जो दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, और हेल्प करते हैं उसको मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में। एक कोर कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड द पोटेंशियल एक्सेस टू द वाइड वैरायटी ऑफ द मार्केट, जो आपको हेल्प करती है एक पोटेंशियल एक्सेस लेने में, किस में, वाइड वैरायटी ऑफ द मार्केट्स में। जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो डिफ़िकल्ट होती है कॉम्पिटिटर्स के लिए और वो उसको इंटीमेट भी नहीं कर पाते बेसिकली एप्पल से, इसलिए लोग कम्पीट नहीं कर पाते। एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज ऑलवेज एन ऑब्स्टेकल टू द सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। A company's culture is manifested in the values and the business principles that the management
परचेजेज एंड द प्रैक्टिस। जो कंपनी का कल्चर है वो बेसिकली मैनिफेस्टेड होता है वैल्यूज़ के बेसिस पे और बिजनेस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस करती है या अप्लाई करती है। द बिलीफ, विजन एंड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस अप्रोचेज एंड द प्रैक्टिसेस अंडरपिंग द कंपनी स्ट्रेटजी। जो बिलीव्स होते हैं, आपके विजन्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस के अप्रोचेज होते हैं, वो बेसिकली कंपनी की स्ट्रेटजी को बनाते हैं। मे बी कंपेटेबल विद इट्स कल्चर, और ये कंपनी के कल्चर के साथ कंपेटेबल होते हैं। when they are compatible with the company's culture become a value element in the strategy implementations। अगर आपके कंपनी के कल्चर के साथ इम्प्लीमेंट होंगे या कंपेटेबल होंगे तो तभी आप एक वैल्यू ड्राइवर स्ट्रेटजी बना पाओगे। A corporate culture is always identical in the all the organizations। एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हर कंपनी का अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। ईच हैज़ इट्स ओन बिजनेस फिलोसफी एंड द प्रिंसिपल्स। अपनी खुद की सबकी एक बिजनेस फिलोसफी होती है और प्रिंसिपल्स होते हैं। एंड इट्स ओन वे ऑफ अप्रोचिंग टू द प्रॉब्लम, और अपना खुद का एक वे होता है प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का। एंड मेकिंग द डिसीजंस, और डिसीजंस को बनाने का। इट्स ओन वर्क क्लाइमेट, और अपना खुद का क्लाइमेट होता है किसी काम को करने का। खुद की वर्क एथिक्स होती है। जो कॉर्पोरेट कल्चर है नीड टू बी आइडेंटिकल इन द ऑल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर आपका सेम नहीं हो सकता सारे ऑर्गेनाइजेशन में, और एवरी ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनहेरिट प्रिक्युलर द ग्रोथ ऑफ द ओन स्पेसिफिक वर्क एथिक्स। और सारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली टाइम के साथ साथ अपनी ग्रोथ को देखती है और अपने स्पेसिफिक वर्क रिलेशंस को देखती है। लाइक अगर आप कल्चर, वर्क कल्चर के हिसाब से देखो तो गूगल का कल्चर अलग है, और आपकी जो यहाँ पे इंडिया में छोटी मोटी आईटी फर्म्स हैं या इंडिया में बड़ी आईटी फर्म्स भी हैं, उनका कल्चर अलग है। Resistance to change is impediment in the building of the strategic corporate culture। Corporate culture refers to a company's value, belief, and business principles, way of operating, and internal work environment. In an organization's effort to build the strategic supportive corporate culture, resistance can be impeded its successful implementation and the एग्जीक्यूशन। बेसिकली अगर आपके एम्प्लॉय मना कर देते हैं कि हम इस किसी कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे और वो स्ट्रेटजी सपोर्टिव भी नहीं है, तो उस केसेस में बेसिकली आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपने इम्प्लीमेंट की हैं वो ख़राब हो सकती हैं।